ये बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे से सर किस तरीके से देखते हैं? लगभग 4.5 घंटे जो है बीत चुके हैं। लगातार चुनाव जो हैं वो मत जो हैं वो डाले जा रहे हैं। क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, समीकरण तो बड़े सीधे से हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की भव्य जीत होने जा रही है। आज आदमपुर की जनता माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आह्वान पे आदमपुर को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए मतदान कर रही है। आज आदमपुर की जनता उन लोगों को सबक सिखाने के लिए मतदान कर रही है जिन लोगों ने 2005 में चौधरी भजन लाल के साथ एक षड्यंत्र रचा था। आज आदमपुर की जनता सत्ता में भागीदार बनने के लिए मतदान कर रही है। जिस तरह से आदमपुर की जनता में मतदान के दिन उत्साह देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ हैं उन पे जाके देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। वो एक इशारा है आदमपुर की जनता का। आदमपुर की जनता का इशारा है कि जिन लोगों ने बागड़ियों को गादड़ी से कंपेयर किया था उनको किस तरह से आदमपुर से फिर दोबारा से भगाया जाए, इसलिए आदमपुर की जनता मतदान कर रही है। देखिए, हमारे संवाददाता भी लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। लगातार जो है वोटर से जो है बातचीत की जा रही है। वोटर्स का खास तौर पर कहना है कि विकास को लेकर जो है आदमपुर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। किस तरीके से देखते हैं विकास के मुद्दे जो है? ना कोई राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इनेलो हो या फिर आम आदमी पार्टी, कोई भी विकास को लेकर जो है बातचीत करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि राजनीतिकरण जो है जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक राजनेताओं की बात है, माननीय मुख्यमंत्री की जो रैली हुई थी 1 तारीख को, उसमें पूरे भाषण का फोकस ही विकास था। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार में आदमपुर के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ, बाद में 2014 में जब मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं और उस वक्त आदमपुर के अंदर विकास कार्यों के लिए सरकार जिस तरह से अभियान चलाती है, मैं कल भी बता रहा था, लगभग 603 करोड़ रुपए की परियोजनाएं विकास की आदमपुर में हो चुकी हैं। लगभग 100 करोड़ की परियोजनाएं पाइपलाइन में है। आदमपुर का सबसे बड़ा गांव माना जाता है बालसमंद, वहां पे बस स्टैंड बनाना, कॉलेज बनाना, आदमपुर के अंदर सीवरेज अभी भी डल रहा है जो काम बहुत पहले से चल रहा है। तो विकास कार्य इस सरकार ने आगे किए। हाँ, ये बात है कि आदमपुर जो है लंबे समय विपक्ष में रहा, और लंबे समय विपक्ष में रहा, और जिन लोगों ने उस वक्त ये कहा था कि हमने चौधरी भजन लाल की पीएचडी की डिग्री फाड़ दी है, आज आदमपुर की जनता, मौका था आदमपुर की जनता के पास, वो उस मौके का फायदा उठा रही है। उन लोगों को सबक सिखा रही है जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए, जिन लोगों ने आदमपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया। वर्तमान सरकार ने तो पूरे हरियाणा में समान विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और लगातार आदमपुर में विकास कार्य करवाए। उसका नतीजा ये है जो आप देख रहे हैं पोलिंग को, और आज जब 6 तारीख को नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि जयप्रकाश नजर नहीं आएगा। जैसे 2009 के बाद आदमपुर में नजर नहीं आया था, अब भी नजर नहीं आएगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर ढुल भी हैं। रविंदर ढुल जी, जिस तरीके से करोड़ों की सौगातें देने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ आदमपुर के साथ जो है सौतेला व्यवहार वो किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? सरकार कांग्रेस की तो है नहीं। सरकार भाजपा के, विकास भाजपा को करना था या कांग्रेस को करना था? कांग्रेस कैसे सौतेला व्यवहार कर सकती है? पहली बात ये। दूसरी बात जो है, जब कांग्रेस के उसके टिकट पर चुन करके आए कुलदीप बिश्नोई, पिछले 2 साल से तो विधानसभा के अंदर एब्सेंट है वो पूरी तरह से। 2 साल तो विधानसभा के अंदर कभी गए नहीं, कोई हाजिरी नहीं है, कभी कोई प्रश्न लगाया नहीं आदमपुर का। तो कौन सा सौतेला व्यवहार तो कुलदीप बिश्नोई कर रहे थे आदमपुर के साथ। विधायक चुन करके आया, विधानसभा के अंदर एटलीस्ट बोलिए तो सही, जाइए तो सही, आपकी ड्यूटी है। वहाँ तो पार्टी का रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा उसके विधायक के रूप में उनकी अपनी ड्यूटी है। बाकायदा पार्लियामेंट्री कमेटी से उनको एक्सपेल किया जाता है कि भाई आप कभी आते नहीं है। तो इस प्रकार का जब व्यवहार आप अपने खुद के हल्के के साथ करते हो, विधायक होते हुए, तो सौतेला व्यवहार जो किया गया वो कुलदीप बिश्नोई के द्वारा किया गया। भव्य बिश्नोई जी से 2-3 साल से पहले विदेश में थे, तो विदेश में थे, विदेश में चले जाएंगे, विदेश से आए विदेश जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो है निश्चित तौर पर इस बात को मान करके चलिए, तीसरा उपचुनाव ऐसा होगा जिसमें सरकार को मुंह की खानी होगी। इस बारी कांग्रेस जीतने वाली है, और एक बहुत अच्छे मत के अंतर से जो है कांग्रेस जो है वहाँ पर सीट, अपनी जो है पुरानी सीट को रिटेन करने जा रही है। ये बताएं कि जिस तरीके से आपने दावा किया कि जयप्रकाश जेपी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो एकजुट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चाहे हम किरण चौधरी की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, लगातार वरिष्ठ नेताओं द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाप बेटे की पार्टी है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात रणदीप सुरजेवाला जी की है, वो इस समय पर राहुल जी के साथ में अपनी यात्रा के अंदर है। वहाँ पर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शैलजा जी और किरण चौधरी जी का जो टोटल जो वहाँ का लोकल कैडर है, सारा का सारा कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जी के साथ में है, और लगातार वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहा है। तो उनके बारे में इस प्रकार की बातें मुझे नहीं लगता कहने का कोई मतलब है। और रही इससे अगली बात जो है, कांग्रेस हाईकमान का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है। कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए सभी नेता जो हैं एकजुट होकर के प्रचार करने का काम कर रहे हैं, और जीत जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस की होगी, ऐसा मेरा दावा है।
प्रवीण अत्रे जी, लगातार जो है जीत के दावे कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से देखते हैं? लगातार अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी लगातार जो है जयप्रकाश को बाहरी कैंडिडेट जो है वो बताते आए हैं, किस तरीके से डिफेंड कर पाएंगे जयप्रकाश? देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं, मैंने कहा था जब हुड्डा साहब 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब आदमपुर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ था। वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री बनते ही आदमपुर के अंदर जो काम रुके हुए थे, जो काम नहीं हुए थे, उन कामों पे 603 करोड़ रुपया खर्च किया। मैंने ये कहा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जयप्रकाश बाहरी है सबको पता है, जयप्रकाश तो कलायत से, और जयप्रकाश जब 2009 में चुनाव हारे आदमपुर से तो जयप्रकाश ने स्वयं ये बयान देके कांग्रेस पार्टी छोड़ी कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस छोड़ रहा हूं। रही बात, ये कहते हैं कि किरण जी फलानी जगह है, शैलजा जी फलानी, किरण जी ने खुद ये बात कही मीडिया में कि मुझे बुलाया नहीं किसी ने। तो जिस तरह से कांग्रेस की कल्चर है कांटा निकालने की, जिन उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला का कांटा निकाला गया आपने देखा ही है। आदमपुर के अंदर जैसे कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी एलनाबाद में, तो वहां पे एक तरह से हुड्डा साहब का कांटा निकला था, और यहां पे फिर दोबारा से जेपी और हुड्डा साहब का कांटा निकलेगा। ये तो कांग्रेस की कल्चर है, कांग्रेस की रिवायत है। कांग्रेस तो कांटा निकालते हैं कांग्रेसी, और वो यहां पे निकाल रहे हैं। लेकिन बात जहां तक बाहरी होने की है, देखिए अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि भव्य बिश्नोई तो बाहर पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं। जो परिवार पिछले 54 साल से आदमपुर का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको तो ये भारी बताते हैं। जो व्यक्ति 2009 के बाद कभी आदमपुर आया नहीं, आदमपुर से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्या वो स्थानीय है? 54 साल से एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवार को किस तरह से बाहर कह सकते हैं, मुझे ये समझना है। और बिश्नोई जी का तो वहां पे व्यापारिक प्रतिष्ठान है। कुलदीप बिश्नोई पर भी जनता यही आरोप लगा रही है कि वो जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं, जनता के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। इसे लेकर वो क्या कहेंगे? और ने, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों से, आपको पता है भजनलाल जी ने अपनी पार्टी बना ली थी, कुलदीप जी अपनी पार्टी से चुनाव लड़े, कांग्रेस हारी। कांग्रेस जीती कब? पिछले चार चुनाव से तो जीती नहीं है, फिर वो कांग्रेस की सीट कैसे हो गई, ये भी समझना बड़ा जरूरी है मेरा रविंद्र जी से। ये बताएं सर, लगातार जो है कुलदीप बिश्नोई पर भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भी जनता के बीच नहीं जाते, जनता के सवालों के, यानी यदि किसी जनता के नुमाइंदे द्वारा जो है उनसे गुहार लगाई जाती है, फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं, उन फ़ोन कॉल्स को भी नहीं उठाते, जनता के बीच में नहीं जाते। किस तरीके से डिफेंड करेंगे उन्हें? नहीं, देखिए ये तो विरोधियों के द्वारा किया गया दुष्प्रचार है। आप एक बात समझिए, जो व्यक्ति अगर जनता के बीच में नहीं जाएगा, जनता के फ़ोन कॉल नहीं उठाएगा, वर्कर की नहीं सुनेगा, वो चुनाव कैसे जीतेगा? कुलदीप जी का परिवार तो कभी आदमपुर से चुनाव हारा नहीं है। लगातार 54 साल से यही परिवार तो विधायक बन रहा है वहां से। तो ये परिवार विधायक इसलिए बन रहा होगा क्योंकि ये जनता के साथ खड़ा है, वरना ऐसे व्यक्ति को लोग अपना विधायक क्यों चुनेंगे? तो ये तो एक अपोजिशन का दुष्प्रचार है, और इस तरह का दुष्प्रचार करने में थोड़ा कांग्रेसी माहिर भी हैं। कांग्रेसियों को मैं तो बोलता हूँ ये गोयबल के चेले हैं, जो हिटलर के प्रचार मंत्री थे, जो कहते थे एक झूठ को बार बार बोलो तो सच लगने लगता है। अभी मैं 31 तारीख को हुड्डा साहब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे आदमपुर के एक गांव जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, और वहां पे ये बोल रहे थे, देखिए इस सरकार ने एक भी काम नहीं करवाया, जबकि जहां खड़े थे ना वहीं पे कॉलेज बनवाया, वहीं पे बस स्टैंड बनवाया सरकार ने। तभी हुड्डा साहब बोल रहे थे। तो झूठ का तो कोई जवाब नहीं हो सकता। झूठ जितना भी बोलो वो झूठ है। आदमपुर की जनता इस बात को बेहतर समझती है, और ये वो अपनी वोट के अंदर दिखाएगी। क्या कहेंगे सर, झूठ का कोई जवाब नहीं हो सकता? लगातार ये दावे जो हैं वो बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं, लगातार विकास की बातें भी बीजेपी द्वारा की जा रही हैं, और ख़ास तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो है आदमपुर को जो है वो कोई विकास कार्य नहीं हुए। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान 2005 से 2009 के बीच में जो है चंद्रमोहन जो है डिप्टी सीएम थे, चौधरी भजनलाल के पुत्र। तो ये कहना कि भाई इनके परिवार को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, वो पहली बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, यदि उनको उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जाए और उसके बावजूद भी जो है वो वहाँ पर विकास नहीं करा पाए, तो मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं उनका दोष है। तीसरी बात, जहाँ तक बात झूठ की आई, तो मैं मानता हूँ बिल्कुल ठीक बात है, झूठ के पाँव जो है कहीं टिकते नहीं। यही कारण है कि कुलदीप बिश्नोई वहाँ से गायब होने वाले हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में वहाँ पे मैं तो कहता नहीं, वहाँ के लोकल लोग जो हैं वहाँ पे अपने आप ही प्रचारित है, कहने की जरूरत नहीं है। उनका खुद का एक स्टेटमेंट आया था पीछे से, उनका खुद का एक उसके अंदर रैली के अंदर उन्होंने जनसभा में उन्होंने कहा था भाई 8 बजे के बाद मेरे को फ़ोन मत करा करो, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा किसी के। तो ऐसे व्यक्ति है, मैंने कहने की जरूरत नहीं। कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं मुझे फ़ोन मत करो भाई, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो फ़ोन कर रहे हैं या फ़ोन उठा रहे हैं? किसी को भी ट्रीट नहीं करते हैं लोग। उनके परिवार चौधरी भजनलाल जी के सम्मान के कारण आज तक उनको वोट देते आए हैं।
कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, अति हो चुकी है उस चीज़ की। ये अंतिम समय है इस परिवार की राजनीति का। और चौधरी भजनलाल जी के जाने के बाद में 1-2 ही चुनाव इन्होंने फेस किए हैं। लगातार इनका जो है वोटिंग परसेंटेज भी लगातार जो इनके वोट का जो परसेंटेज है कम भी हुआ है। यदि लोकसभा के अंदर बीजेपी से ही हारे बहुत बुरी तरह से, जमानत जब्त हुई थी आदमपुर के अंदर बॉबी विश्नोई। अच्छा ठीक है कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन जमानत जब्त हुई थी तो विधानसभा के अंदर वो जीते थे। बहुत थोड़े को बहुत ज़्यादा अच्छा मार्जिन उस समय पर भी नहीं था। तो ऐसे में उनकी जो अपना जो उनका बेस है, बेस उनका वो पहले वाला बेस नहीं है। पहली बात हमको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझनी चाहिए। दूसरी बात जो है, वहाँ के जो लोकल जितने भी नेता थे, कांग्रेस को वहाँ पर जो घुण लगाने वाले, कांग्रेस को कमज़ोर करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं थे, कुलदीप बिश्नोई जी थे वहाँ पर। तो आज के दिन में आदमपुर में सवाल ये कीजिए कि जब तक कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे तब तो उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तब ये तमाम बातें सामने आ रही है कांग्रेस की तरफ से। को जो स्थान उनको देना चाहिए था विधानसभा के बाहर, भाई तुम आप जाइए, और अब कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस उसको रिटेन करने जा रही है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और वहाँ के लोकल जो वहाँ के वर्कर हैं जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उससे ये बातें ट्रेंड बिल्कुल साफ आ रही है। दूसरी बात, 11 बजे तक 23% पोलिंग हुई है। 11 बजे के ट्रेंड आ रहे हैं, 23% से ऊपर पोलिंग चली गई है वहाँ पर। तो ऐसे में इतनी भारी जो पोलिंग हो रही है, वो सीधी सी बात है, इतनी भारी पोलिंग भी आमतौर पर जो है सत्ता के खिलाफ हुई होती है। ये बताएं, जिस तरीके से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी जो हैं बाहरी कैंडिडेट हैं, उनको उतारा गया आदमपुर उपचुनाव के अंदर। हालांकि आपके पास और भी ऑप्शन थी, संपत सिंह थे, संपत सिंह के बेटे थे, या फिर अन्य कैंडिडेट्स के नाम भी थे, लेकिन जयप्रकाश जेपी को उतारा गया। क्या कोई ठोस वजह इसके पीछे, या फिर कोई अल्टरनेट नहीं था? भारी नहीं है, भारी है वो खुद ही कहते हैं मैं भारी नहीं हूँ, मैं भारी हूँ। दूसरी बात, 3 बार जो हिसार से चुनाव जो है वहाँ पर MP रहा हो, इसका अपना वहाँ पर जो है अपना बेस है, वर्कर बेस है हर गांव के अंदर। अब से नहीं, पिछले कई सालों से, लगभग 20 साल से उनका वहाँ पर वर्कर बेस है। तो ऐसे में उनको भारी कहना तो बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल। और ठीक है कि क्योंकि ये भी देखिए, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने आज ये कहा कि पहले भजन लाल ने जयप्रकाश को हराया, फिर कुलदीप बिश्नोई ने खुद हराया, और अब भव्य बिश्नोई जो हैं वो जयप्रकाश को हराएंगे, तो किस तरीके से जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं? ला रहे थे 2009 के अंदर। तो आज के दिन में मैं मानता हूं कि आज कम से कम 15,000 से वो आगे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लोगों को ये विश्वास है कि भी इनका जो एक इस परिवार का एक झूठा जो कुलदीप बिश्नोई जी ने एक झूठा प्रचार और अरोमा वहाँ पर बना के रखा है, इनको तोड़ने का सामर्थ्य जयप्रकाश जी के अंदर है, इसलिए लोग वहाँ पर उनके साथ हैं। और जो संपत सिंह और उनका सारा परिवार जो है 24 घंटे जो है कांग्रेस का वहाँ पर प्रचार करने का काम कर रहा है। इस बात को मानते हैं कि आपके पास कोई और अल्टरनेट नहीं था? यदि कोई अल्टरनेट होता तो आदमपुर से ही किसी उम्मीदवार को मैदान पर उतारा जाता। ये इस बात को तो आप मानते हैं कि जयप्रकाश जो है वो बाहरी हैं, आदमपुर से आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं मिला? मैं आपको यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने यही कहा ना कि कुलदीप बिश्नोई जी जब तक कांग्रेस में रहे उन्होंने लगातार कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। मैं यही कह रहा हूँ, लोकल हिसार के अंदर कभी भी अच्छे नेता को आप उभरने नहीं देंगे, लोकल हिसार में कभी भी अच्छे नेता को आप टिकट दिलाने नहीं देंगे। हांसी से उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, नलवा से उनके कैंडिडेट वहाँ पे बहुत भारी मतों से हारे, और यहाँ पर जो है कुलदीप बिश्नोई जी एक छोटे से मार्जिन से वहाँ पर जीतने का उन्होंने काम किया, ठीक है ना। तो ऐसे में हिसार के अंदर किसी भी नेता को उभरने नहीं दिया, किसी भी नेता को राजनीति में खड़ा नहीं होने दिया। इनकी लगातार जो राजनीति इस परिवार की रही है वो नकारात्मक राजनीति रही है, खास करके तब से जब से कुलदीप बिश्नोई जी अपने आप को आगे लेकर के आए हैं। तो ऐसे में जो है इस चीज़ का नुकसान तो नेचुरल सी बात है, कांग्रेस झेल ही रही थी। आज तो कांग्रेस मुक्त हुई है, जिस चीज़ से कांग्रेस मुक्त हुई उस चीज़ से भाजपा युक्त हुई है। भाजपा को पता लग जाएगा हिसार में जनाधार भाजपा का कहाँ जाएगा कुलदीप बिश्नोई जी के जाने के बाद में। जैसे कांग्रेस का पहले चला गया था ऐसे भाजपा का जाएगा आज के दिन में, सीधी बात है। क्या कहेंगे सर, कांग्रेस मुक्त जो है वो कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद से जो है कांग्रेस उनसे मुक्त हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रविंद्र जी कुछ बातों को खुद स्वयं मान गए। एक तो इन्होंने ये मान लिया कि कांग्रेस का जनाधार चला गया, दूसरा इन्होंने स्वयं माना कि कांग्रेस का कैंडिडेट पिछली बार बीजेपी से हारा था चुनाव में, इन्होंने स्वयं मानी ना ये बातें। मैं वही कह रहा था कि कांग्रेस की सीट तो नहीं है, और ये अब खुद मान रहे हैं। दूसरी बात, जो आपने इनसे सवाल पूछा कि क्या दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था, बिल्कुल बात सही कही आपने, क्योंकि संपत सिंह जी तो मना कर गए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि संपत सिंह जी को पता था कि इस चुनाव में कोई भी उम्मीदवार विपक्ष का आएगा उसकी गत बहुत खराब होने वाली है। जयप्रकाश को लाया गया क्योंकि जो मैंने पहले कहा था, जैसे रणदीप सुरजेवाला को जींद उपचुनाव में कैथल से लेके गए थे जींद, क्योंकि उसका कांटा निकालना था, ऐसे ही जयप्रकाश को कलायत से लेके गए हैं। और जयप्रकाश भी ये बात जानते हैं
कि ये मेरे साथ खेल हो रहा है, ये मेरा कांटा निकलेगा, लेकिन उन्होंने पहले इस बात को कन्फर्म किया कि मैं यहाँ तो हारूंगा, बिकलाय से मुझे टिकट बाद में जरूर दीजिएगा। इस शर्त पे तो वो आदमपुर पहुंचे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। दूसरी बात, जो बार बार एक बात कही जाती है कि आदमपुर, देखिए इस बात को स्वीकार कर रहे हैं रविंदर जी कि भजनलाल जी का एक ऑरा है वहाँ पे, इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि इस परिवार का वहाँ पे लगातार वर्चस्व रहा है, इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा मतदाता वर्ग वहाँ पे है। जब भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मतदाता वर्ग है, भजनलाल जी का अपना ऑरा है, इस परिवार का वर्चस्व है, और दोनों इस वक्त एक इकट्ठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आदमपुर में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आदमपुर में लगभग 1,72,000 करीब मतदाता हैं, जिसमें से 81,000 मतदाता युवा हैं, 18 साल से लेकर 39 साल तक। अब युवा मतदाता बहुत जागरूक है, तो युवा मतदाता किसको चुनेगा? उस युवा को जिनको पता है कि इस युवा के चुनने से आदमपुर की सत्ता में भागीदारी बनने वाली है। भव्य बिश्नोई एक युवा है, 65 साल के जयप्रकाश को क्यों चुनेगा युवा मतदाता? और उस आदमी को क्यों चुनेगा जिसका, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है तो उनसे ये सवाल कीजिए कि अगर बीजेपी के वोटर्स वहां पर ज्यादा संख्या में हैं तो 2019 के विधानसभा चुनाव में आखिर बीजेपी को हार क्यों मिली थी? इसके पीछे की वजह क्या रही? लूट ली जाती थी, वो सब देखा है। तो ऐसे एक व्यक्ति को क्यों चुनेगा आदमपुर का मतदाता? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए आदमपुर का मतदाता भव्य बिश्नोई को भारी बहुमत से जितवाएगा। आप 6 तारीख को देखेंगे। सर, एक बड़ा सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर जो है वो बीजेपी लगातार हमलावर बनी रही, तो दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है परिवारवाद के जाल में इस मौजूदा समय में फंसी हुई दिखती है। किस तरीके से देखते हैं आखिरकार कुलदीप बिश्नोई को ही टिकट मिलना, या कुलदीप बिश्नोई के अलावा बीजेपी के पास कोई और कैंडिडेट नहीं थे? क्या कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ही थे? देखिए, परिवारवाद का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार एक झूठा प्रचार करती रही है। एक परिवारवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करके सरकार चलाना, एक परिवारवाद से पोषित एक कैंडिडेट को जो है वहाँ पर उतारना, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि इनकी कथनी और करनी दोनों में कितना फर्क है। लेकिन अगर परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद जो है वो कांग्रेस में भी है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, इसमें भी परिवारवाद झलकता है। देखिए, परिवारवाद कंसेप्ट अपने आप में एक झूठी कंसेप्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई है। मैं यही तो कह रहा हूँ, फर्क पड़ता ही नहीं है। जब आप अच्छे कैंडिडेट के रूप में सामने आते हैं, जब जनता आपको एक्सेप्ट करती है, तो चाहे कोई किसी का पुत्र हो, अब मैं किसी का पुत्र हूं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मेरे को मुझे राजनीति में आगे जाने का कोई हक नहीं है। ये तो अपने आप में लोकतांत्रिक कंसेप्ट के बिल्कुल अपने आप में खिलाफ है। तो ये तो परिवारवाद का नाम लेकर के अपने आप को पोषित करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ तो परिवारवाद को पोषित करती है अपने परिवार के, अपने उसके अंदर। अब यहाँ पर उपचुनाव के अंदर देखिएगा, आपने तेलंगाना के अंदर जिसको टिकट दिया है, तेलंगाना में उपचुनाव है, कांग्रेस के सांसद हैं, उनके भाई को टिकट दी है भाजपा की। आपने वहाँ पर जो गोरखपुर के अंदर जो उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर जिसको भाजपा ने टिकट दी है, वह व्यक्ति जो है भाजपा के ही विधायक थे, उनका पुत्र है जिसको टिकट दी है। यहाँ पर जो है हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रह गए मुख्यमंत्री के जो है पुत्र को वहाँ पर आपने टिकट देने का काम किया। कौन सी परिवारवाद की कंसेप्ट आप मुझे बताइए ना, कि इन्होंने कौन सी परिवारवाद का इन्होंने विरोध किया? खुद तो परिवारवाद को पोषित करते हैं और दूसरी तरफ परिवारवाद का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसी कंसेप्ट है ही नहीं, ये तो झूठ फैलाया हुआ इनका। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि रविंदर जी वकील हैं, लर्नर व्यक्ति हैं। मुझे लगता था कि शायद वो माननीय मोदी जी ने जब वंशवाद लोकतंत्र के लिए नासूर है जब ये कहा था, तो शायद इन्होंने समझा होगा, लेकिन अब सुन के लग रहा है कि इन्होंने भी समझा नहीं। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है, माननीय मोदी जी ने कहा कि वंशवाद जब व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होते ही ये निश्चित हो जाए कि ये पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ये पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा, वो है वंशवाद। अब रविंदर जी कह रहे थे कि मैं नेता का पुत्र हूं, क्या मुझे आगे बढ़ने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ने जाते हो तो जनता तय करती है कि आपको नेता बनाना है या नहीं बनाना है, आप में काबिलियत है या नहीं है। हमारा वंशवाद जो है जिसकी हम बात करते हैं, हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जन्म से जब यह निश्चित होना शुरू हो जाए कि इस परिवार में जन्मा है तो इसका मतलब ये अध्यक्ष पक्का है, इस परिवार में जन्मा है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पक्का है, इस परिवार में जन्मा है तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार का पद पक्का है, जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा सा लगातार लगे हुए हैं, वो है परिवारवाद। अब अगर पिता राजनीति में थे, बाद में उनका पुत्र आता है, पार्टी उसको चुनाव लड़वाती है, हम इसको परिवारवाद नहीं कहते, क्योंकि जनता ने चुनना है कि क्या इसमें काबिलियत है।
क्या ये नुमाइंदा बनाने के काबिल है? लेकिन जन्म से आप निश्चित कर दो कि अध्यक्ष तो यही बनेगा पार्टी का। ये है परिवारवाद। आप जितने आपके दलों की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात कर लो, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात करो, जितने ये पार्टी हैं, इनमें जन्म से निश्चित होता है ना। क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश के अलावा कोई अध्यक्ष बन सकता है? हम सब जानते हैं वो जन्म से निश्चित है कि उस परिवार में जन्मा है तो अध्यक्ष यही है। इस हम परिवारवाद की बात करते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए नासूर है। देखिए, परिवारवाद की परिभाषा को लेकर अलग अलग परिभाषाएं जो हैं वो परिवारवाद को लेकर दी गई, लेकिन इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो हैं वो भव्य बिश्नोई हैं। और वो जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे का साफ तौर पर कहना है कि वोटों के आधार पर ये देखा जाएगा कि क्या वो इस चीज़ के लायक हैं या नहीं।